नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ लगी है एक बहुत ही खास किताब, रिचर्ड फाइनमैन की 6 इजी पीसेस। ये किताब उन लोगों के लिए खजाना है जो फिजिक्स के बड़े बड़े आइडियाज को सीधे 20वीं सदी के सबसे ब्रिलियंट दिमागों में से एक से समझना चाहते हैं। और मजेदार दिमागों में से एक, ये कहना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। रिचर्ड फाइनमैन सिर्फ एक नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं थे, बल्कि एक शानदार शिक्षक थे। और ये किताब असल में कैलटेक में दिए गए उनके मशहूर लेक्चर्स ऑन फिजिक्स का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे खास तौर पर आम लोगों के लिए, मतलब जिन्हें फिजिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए तैयार किया गया है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इस किताब के पहले अध्याय के अंदर जाना। इसका शीर्षक है इंट्रोडक्शन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनमैन फिजिक्स की दुनिया का दरवाज़ा कैसे खोलते हैं, और उनके हिसाब से अगर विज्ञान की सारी जानकारी मिट जाए तो वो कौन सी एक लाइन है जो हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचानी चाहिए। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। फाइनमैन एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई बड़ी तबाही हो जाए और सारी साइंटिफिक नॉलेज खत्म हो जाए, और हमें आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ एक वाक्य देना है। एक ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम शब्दों में सबसे ज्यादा जानकारी हो। वो वाक्य क्या होगा? ये सवाल ही अपने आप में कमाल का है ना? हाँ, ये आपको विज्ञान के बिल्कुल सार के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और फाइनमैन इसका जो जवाब देते हैं वो शायद विज्ञान का सबसे जरूरी आइडिया है। वो वाक्य है, सभी चीजें परमाणु से बनी हैं, छोटे कण जो लगातार गति में रहते हैं। जब वे थोड़ी दूरी पर होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन एक दूसरे में दबाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। एक मिनट रुकिए, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर हम सच में इस पर सोचें तो ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। हाँ, मतलब मेरे हाथ में जो ये कप है, ये मेज जिस पर हम बैठे हैं, यहाँ तक कि हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये सब कुछ असल में ठोस नहीं है, बल्कि बस नाचते हुए, एक दूसरे से खींचते और धक्का देते हुए अरबों खरबों छोटे छोटे कण हैं। बिल्कुल, यही इस वाक्य की खूबसूरती है। फाइनमैन इसे एटॉमिक हाइपोथेसिस यानी परमाणु परिकल्पना कहते हैं। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, हर चीज छोटे छोटे कणों यानी एटम से बनी है। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा, ये कण कभी शांत नहीं बैठते, वे लगातार कांप रहे हैं, घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण की शक्तियां हैं। जब वे पास होते हैं तो खींचते हैं, लेकिन अगर उन्हें बहुत ज्यादा दबाया जाए तो वे एक दूसरे को धक्का देते हैं। बस इस एक आइडिया से आप दुनिया की बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकती हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये आइडिया तो मतलब 1960 के दशक का है, क्या आज भी ये उतना ही मजबूत है? मेरा मतलब है, अब तो हम क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और न जाने किन किन चीजों की बात करते हैं। तो क्या इन नई थ्योरीज ने इस परमाणु वाले आइडिया को किसी तरह से चैलेंज नहीं किया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एटॉमिक हाइपोथेसिस आज भी हमारे आसपास की दुनिया को समझने का सबसे फंडामेंटल तरीका है। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि ये परमाणु खुद कैसे बिहेव करते हैं, उनकी अंदर क्या है, और वे प्रिडिक्टेबल नहीं बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक है। लेकिन ये एटॉमिक हाइपोथेसिस को गलत साबित नहीं करता, बल्कि उसके नीचे एक और गहरी लेयर जोड़ देता है। हमारे रोजमर्रा के अनुभव को समझने के लिए फाइनमैन का ये एक वाक्य आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है। समझ गया। तो ये एक फाउंडेशनल ट्रूथ है जिस पर बाकी चीजें बनी हैं। फाइनमैन ये भी कहते हैं कि फिजिक्स को यूक्लिड की ज्योमेट्री की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता, मतलब जहां हम कुछ एक्सियम से शुरू करते हैं और फिर लॉजिकली सब कुछ प्रूफ करते जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, जिसे फाइनमैन अज्ञानता की सीमा कहते हैं। अज्ञानता की सीमा? नेचर के फाइनल लॉज को नहीं जानते। हम हमेशा ज्ञान के किनारे पर काम कर रहे होते हैं। हम जो जानते हैं वो बस एक अप्रॉक्सीमेशन है। और दूसरा कारण है कॉम्प्लेक्सिटी। नेचर के नियमों को समझने के लिए जो भाषा चाहिए, यानी मैथमेटिक्स, वो बहुत एडवांस्ड है। आप किसी को सीधे श्रोडिंगर इक्वेशन से फिजिक्स पढ़ाना शुरू नहीं कर सकते। तो फाइनमैन का तरीका एक तरह से टफ लव वाला है। वो कह रहे हैं कि देखो, ये मुश्किल है और इसे आसान बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम्हें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अपनाना ही होगा। पर क्या ये तरीका सबके लिए काम करता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल,
और ये हमें उनके फिलॉसफी के कोर पॉइंट पर लाता है। फाइनमैन के लिए साइंस का एकमात्र जज, एकमात्र सच, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट है। आप कितनी भी खूबसूरत थ्योरी बना लें, आपका आइडिया कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से मैच नहीं करता तो वो गलत है। पीरियड। कोई अपील नहीं? कोई अपील नहीं। यह साइंटिफिक मेथड का दिल है। गेस करो, कंप्यूट करो और फिर एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करो। तो अगर एक्सपेरिमेंट ही सब कुछ है तो चलिए इस परमाणु वाली बात को ही एक मेंटल एक्सपेरिमेंट से परखते हैं। आपने बताया कि इस सोर्स में पानी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए आपके पास पानी की एक छोटी सी बूंद है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुपर पावरफुल माइक्रोस्कोप है और आप उस बूंद को 1 अरब गुना मैग्नीफाई करते हैं। आपको क्या दिखेगा? शायद बहुत सारे छोटे छोटे गोले, H2O मॉलिक्यूल्स। गोले? हाँ, लेकिन शांत नहीं। आपको एक केओटिक हाई स्पीड डांस दिखेगा। अरबों कण जो लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक शांत बूंद नहीं बल्कि एक भीड़-भाड़ वाले बॉलरूम जैसा दिखेगा। और यहीं से पदार्थ की अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड, गैस समझ में आती है ना? बिल्कुल। मुझे हरामी और तेरची एक ही चीज, पानी, बर्फ की तरह सख्त, बहने वाला लिक्विड और हवा में गायब हो जाने वाली भाप, तीनों कैसे हो सकती हैं? इसका सीधा लेना देना तापमान से है, जो असल में इन कणों की मोशन की एनर्जी का ही एक माप है। जब आप पानी को ठंडा करते हैं तो आप असल में इन कणों की एनर्जी कम कर रहे होते हैं। वे धीमे हो जाते हैं। एक पॉइंट पर उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स उनकी मोशन की एनर्जी पर हावी हो जाता है और वे एक फिक्स्ड पैटर्न में लॉक हो जाते हैं। ये है बर्फ। अच्छा। वो अपनी जगह पर जमे हुए हैं, लेकिन वे अभी भी हिल रहे हैं। मतलब बर्फ भी, जो हमें बिल्कुल स्थिर दिखती है, अंदर से पूरी तरह जिंदा है। उसके कण अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, दे आर स्टिल जिगलिंग। और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है जब हम इसे गर्म करते हैं। गर्मी देने पर उनका जिगलिंग, उनका कंपन तेज हो जाता है। एक पॉइंट पर वो इतनी जोर से कंपन करते हैं कि वो अपने फिक्स्ड पैटर्न को तोड़ देते हैं और एक दूसरे पर फिसलना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये है लिक्विड स्टेट। अच्छा, तो इसीलिए पानी बर्तन का आकार ले लेता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अब बंधे हुए नहीं हैं। एग्जैक्टली। और अगर आप गर्मी देना जारी रखते हैं तो उनकी स्पीड और भी बढ़ जाती है। आखिरकार वो इतनी तेजी से भागते हैं कि वे एक दूसरे के अट्रैक्शन को पूरी तरह से तोड़कर आजाद हो जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। ये है भाप। ये है भाप यानी गैस स्टेट। ये कमाल है। तो क्या इसी प्रिंसिपल से हम ये भी समझा सकते हैं कि कमरे के एक कोने में लगाया हुआ परफ्यूम दूसरे कोने तक कैसे पहुंच जाता है? हाँ, बिल्कुल वही आइडिया है। परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ लगातार टकरा रहे हैं और धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाते हैं। ये रैंडम मोशन, जिसे ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, सीधे सीधे एटॉमिक हाइपोथेसिस का सबूत है। ठीक है, तो ये तो हुई फिजिकल प्रोसेसेस, जैसे पिघलना या उबलना, जहां मॉलिक्यूल्स वही रहते हैं, बस उनकी अरेंजमेंट बदल जाती है। लेकिन केमिकल प्रोसेसेस के बारे में क्या? जैसे लकड़ी का जलना, वहां क्या होता है? या अगला लेवल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ अरेंजमेंट नहीं बदलती, बल्कि एटम्स अपने पार्टनर्स ही बदल लेते हैं। यह एक पूरी तरह से रीग्रुपिंग है। जब लकड़ी, जिसमें ज्यादातर कार्बन होता है, जलती है तो कार्बन के एटम्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के एटम्स के साथ अपना पुराना बंधन तोड़कर नए और ज्यादा मजबूत बंधन बना लेते हैं। और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाँ, CO2। और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, गर्मी और रोशनी के रूप में। सही पकड़ा। क्योंकि जब एटम ज्यादा मजबूत बंधन बनाते हैं तो वे अपनी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ देते हैं। यही एनर्जी हमें आग की लपटों के रूप में दिखती है। तो जलना असल में परमाणुओं का एक वायलेंट रीअरेंजमेंट है। तो ये एटॉमिक आइडिया सिर्फ फिजिक्स तक ही सीमित नहीं है। फाइनमैन इसे दूसरे साइंसेस जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कैसे जोड़ते हैं? उनके लिए ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं ही नहीं, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं। केमिस्ट्री तो साफ तौर पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस है, लेकिन बायोलॉजी अपने कोर में बस बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री है। हमारे शरीर में होने वाली हर प्रोसेस, जैसे सोचना, खाना पचाना, हाँ, दिल का धड़कना, ये सब अंत में हमारे शरीर के अंदर मौजूद अरबों खरबों परमाणुओं के इंटरैक्शंस और अरेंजमेंट्स का ही नतीजा है। मतलब हम सब चलते फिरते बात करते हुए केमिकल रिएक्शंस का एक कलेक्शन है।
एक तरह से हाँ। और मजे की बात यह है कि आप में, मुझ में और किसी दूर के तारे में जो कार्बन या ऑक्सीजन के परमाणु हैं, वे मूल रूप से एक ही हैं। We are made of star stuff. कार्ल सेगन ने यही कहा था और फाइनमन का एटॉमिक हाइपोथेसिस उस खूबसूरत आइडिया का साइंटिफिक आधार है। वाह, ये सब कुछ एक ही धागे में पिरो देता है। लेकिन चलिए उस पॉइंट पर वापस आते हैं जिस पर हमने पहले इशारा किया था, फाइनमैन के पढ़ाने का तरीका। आपने कहा था कि वो कॉम्प्लेक्सिटी को अपनाने पर जोर देते हैं। सोर्स में इस अप्रोच की एक आलोचना का भी जिक्र है। हाँ, और ये एजुकेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस है। फाइनमैन का मानना था कि फिजिक्स मुश्किल है और अगर आप उसे सच में समझना चाहते हैं तो आपको उस मुश्किल से गुजरना ही होगा। उसे डम डाउन करने या जरूरत से ज्यादा सरल बनाने से उसकी आत्मा ही मर जाती है। उनका फोकस रिगर पर था। लेकिन क्या इस अप्रोच का एक खतरा ये नहीं है कि ये बहुत से लोगों को, मतलब जो साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते लेकिन दुनिया को समझना चाहते हैं, उन्हें शुरू में ही डरा कर भगा दे? यही तो बहस का मुद्दा है। क्या साइंस को एक्सेसिबल बनाना भी उतना ही जरूरी नहीं है जितना उसे एक्यूरेट रखना? बिल्कुल। आलोचक कहते हैं कि फाइनमैन का तरीका उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए शानदार है जो पहले से ही मोटिवेटेड हैं, लेकिन एक बिगिनर के लिए ये अप्रोच डिस्करेजिंग हो सकता है। सवाल ये है कि क्या एक ही एजुकेशनल फ्रेमवर्क सभी तरह के लर्नर्स के लिए काम कर सकता है या हमें अलग-अलग ऑडियंस के लिए अलग-अलग अप्रोच नहीं अपनाने चाहिए? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात तो यही है कि फाइनमैन के लिए विज्ञान का सबसे पावरफुल आइडिया परमाणु परिकल्पना है। ये एक लाइन प्रकृति के बारे में इतनी जानकारी देती है जितनी शायद पूरी लाइब्रेरी ना दे पाए। दूसरा कि विज्ञान कोई तथ्यों की किताब नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का जज सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल। हमारी समझ हमेशा अधूरी है और हमेशा बेहतर हो सकती है। और तीसरी बात कि हमारे आसपास की दुनिया, ठोस, तरल, गैस, जलना, जीवन, ये सब कुछ बस उन छोटे छोटे कणों के डांस का नतीजा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब फंडामेंटल लेवल पर एक ही कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक फंडामेंटल आइडिया पूरी साइंटिफिक दुनिया को एक साथ जोड़ सकता है। अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। स्रोत में फाइनमैन का एक उदाहरण है जो असल में आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से जुड़ा है, लेकिन उसका स्पिरिट यहाँ भी लागू होता है। वो कहते हैं हमारे दुनिया के पूरे चित्र को बदलना होगा, भले ही द्रव्यमान केवल थोड़ा ही क्यों न बदले। ये बहुत गहरा विचार है। हाँ, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान में एक छोटी सी खोज, एक मामूली सा दिखने वाला बदलाव हमारे ब्रह्मांड की पूरी समझ को कैसे जड़ से हिला सकता है। ये दिखाता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर हमारी पकड़ कितनी नाजुक और कितनी कीमती है। एक छोटा सा नया सच पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है।